की जरूरत की को अनुमति नहीं है सिवाय की अनिवार्य गतिविधियों की। तो चलिए बहुत सारी जानकारियां हैं, जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या बंद है। मॉल, स्पा, पब, साप्ताहिक बाजार बंद, मेट्रो ट्रेन बंद, स्कूल कॉलेज होटल बंद, हवाई सेवा बंद, इंटरस्टेट बसें अनुमति के साथ, इंटरस्टेट बसें अनुमति के साथ, स्विमिंग पूल बंद, ऑडिटोरियम बंद, रैली नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, सामाजिक समारोह नहीं, धार्मिक संस्थानों में होने वाले बड़े बड़े मजमे बंद। ये सब कुछ नहीं चलेगा। रियायतें कहां कहां हैं? जैसे अगर आप इंटरस्टेट बस चलाना चाहते हैं कोई राज्य, तो वो दूसरे राज्य की सहमति से बस चला सकता है। इससे बहुत राहत मिलेगी लोगों को। पर्सनल व्हीकल के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करना पड़ेगा, जो पिछली बार आई थी। यानी इस बार देखिए बहुत बारीकी में नहीं गई है ये गाइडलाइन। पिछली बार ये कहा गया था कि अगर आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं तो ड्राइवर के साथ 2 लोग हो सकते हैं। तो वो एसओपी जो है, एसओपी का मतलब वही है कि जो बताया गया था पहले आपको, उसी एसओपी के तहत आप निकलेंगे। यानी कि जो रियायत पिछली बार थी वो रियायत है अभी भी, उसके अलावा और रियायतें खोल दी गई हैं। मार्केट खोलने का नियम राज्य तय करेगा। बड़ी मांग है सबकी कि बाजार खुले, आर्थिक गतिविधि शुरू हो। अब ये राज्य तय करेंगे कि वो क्या सुरक्षित समझते हैं, अपने यहां किसी मार्केट को चलने देना, बाजार को खुलने देना। कोरोना को लेकर अब 3 की बजाय 5 जोन बन गए हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, हम सब समझते हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। फिर बता देते हैं आपको। रेड जोन जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, एक्टिव मामले हैं। ऑरेंज जोन जहां पर बल्कि ग्रीन जोन जहां कोई मामला नहीं है, और ऑरेंज जोन वो बताया गया था जो ना रेड है ना ग्रीन है। ये पिछली बार की जो टेक्निकल भाषा थी उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। अब इसमें कंटेनमेंट जोन ऐड कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन ग्रीन जोन में नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन जोन के अंदर कोई मामला नहीं है, और कंटेनमेंट जोन ऑरेंज जोन के अंदर होंगे और इसके अलावा रेड जोन के अंदर होंगे। और इनमें भी एक बफर जोन ऐड कर दिया गया, यानी कि एक संक्रमण के केंद्र के बीच एक सेफ डिस्टेंस उसके इर्द गिर्द रखा जाए जहां पर कोई गतिविधि नहीं होगी, और उसके बाहर के दायरे में कार्रवाई की जा सकती है या कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है। तो इस बार बहुत बारीकी में नहीं गई है गाइडलाइंस कि आप गाड़ी से निकलेंगे तो इतने लोग निकलेंगे और इतने बजे निकलेंगे, इतना नहीं है। बस हाँ, कर्फ्यू जारी रहेगा, रात का कर्फ्यू जारी है। रात शाम 7 से सुबह 7 का कर्फ्यू ये लगातार जारी रहेगा। अब ये राज्यों को तय करना है कि वो अपने यहां पर कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो केंद्र ने इस बार ये राज्यों की मांग को माना है कि वो अपने राज्यों को बेहतर समझते हैं, और वो ये तय करें कि भाई वो कौन सी आर्थिक गतिविधि चला सकते हैं, या वो कौन सा पब्लिक मूवमेंट की अनुमति दे सकते हैं, वो बाजार खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। पिछली गाइडलाइन में तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग थी। ये तक बताया गया था कि अगर कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो बाहर निकल के काम करेगा या नहीं करेगा। अब ये सारी बातें राज्य तय करेंगे कि उनको किस किस्म की गतिविधि को छूट देनी है। हाँ, जिन पर पाबंदी है, जिन चीजों पर, वो बिल्कुल साफ है। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग बाहर नहीं निकलेंगे। 10 साल से छोटे बच्चे भी घर के बाहर नहीं निकलेंगे। ये बार बार बताना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं घर के बाहर ना निकलें। शौकिया बहुत से लोग बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं आजकल। आप बड़े शहरों में देखेंगे तो गाड़ी में जहां पर निकलने पर अभी बहुत पाबंदी नहीं है, तो बच्चों को भी आप देख पाते हैं, उस पर छूट, उस पर प्रतिबंध है, नहीं निकाल सकते आप। और लॉकडाउन का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। मास्क पहनना सबके लिए अनिवार्य है, इसको तो अपनी आदत में डाल लें आप। बिल्कुल रोजाना में जो काम हम लोग मानते हैं कि इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा, खाना खाए बगैर कोई आदमी दिन नहीं गुजार सकता, ऐसे ही मास्क पहने बगैर अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं, शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर पूरी तरीके से रोक है। बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश की, इस बहाने शायद ये ठीक हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कराएं, कम लोगों को अपने दफ्तर बुलाएं। दफ्तर में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए थर्मल स्कैनिंग का, यानी आपका बुखार चेक करने का कोई इंतजाम हो, हैंड सैनिटाइजर करने का भी इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी एसओपीज जो पिछली बार दिए गए थे वो कायम है कि शिफ्टों के बीच में थोड़ा ब्रेक दीजिए, एग्जिट और एंट्री पॉइंट अलग अलग होने चाहिए ताकि एक वक्त के आने वाले व्यक्ति का दूसरे समय आए व्यक्ति के साथ कोई संपर्क ना हो। देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आपने जो अपडेट हमको दिया पिछले 2-3 घंटों में, उसमें से बहुत सी बातें सच निकली हमेशा की तरह। राज्यों के ऊपर ज्यादा कुछ छोड़ दिया गया है। अब राज्य ये तय करें कि वो उनकी परिस्थितियों के हिसाब से कैसे चलाना चाहते हैं प्रशासन।
जी हाँ सौरभ भाई, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार की जो गाइडलाइंस आएगी उसमें स्पिरिट की बात ज़्यादा होगी बजाय इसके कि स्पेसिफिक्स बहुत ज़्यादा बताए जाएं, क्योंकि स्पेसिफिक्स राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। उस गाइडलाइंस को हम लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर पर अब राज्यों के तंत्र पे उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे अपने अपने इलाके में वो इस संक्रमण को रोकते हुए आर्थिक गतिविधियों को जारी रख सकें। और उसी संदर्भ में आज जब कैबिनेट सेक्रेटरी सभी राज्यों के सचिव को ब्रीफ करेंगे तो जाहिर तौर पर जो गाइडलाइंस है उसे और ज़्यादा विस्तार से बताएंगे कि जो SOP दिया गया है उस SOP को फॉलो करते हुए कैसे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी आप आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। क्योंकि निश्चित तौर पर जून और जुलाई का जो महीना है, अगर ये सरकार के पिछले दिनों आप देखें तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना और एक बड़े विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना था कि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी। और वहाँ पर इतनी बड़ी चुनौती के बीच अगर इतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं और राज्य के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे उससे खरा उतरें और इस गाइडलाइंस को लेटर एंड स्पीड में लागू कर पाएं। चलिए ठीक है देवेंद्र, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहां पर रुकना पड़ेगा। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी